Hello and welcome to Commerce Made Easier. In today's lecture of Business Studies class 12th, we will continue the chapter Staffing, and in that today we will discuss the external sources of recruitment. We have already discussed in the previous lecture about the internal sources of recruitment, its characteristics, advantages and disadvantages. So today we will discuss the external sources of recruitment, its advantages and disadvantages also. So let us start. तो एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, इसको हिंदी में कहते हैं बाह्य जो है भर्ती के स्रोत। तो बाहर से जो भर्ती की जाती है उनके डिफरेंट सोर्सेज क्या होते हैं, कौन से स्रोत होते हैं जो एक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूज़ कर सकती है अपनी वैकेंट पोजीशंस को, खाली जगहों को भरने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में। तो इट मीन्स इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर फिलिंग वैकेंसीज फ्रॉम कैंडिडेट्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। तो एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि जब हम एप्लीकेशंस मंगवाते हैं कैंडिडेट से, संगठन से बाहर। तो इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में हमने पढ़ा था किस तरीके से हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही रिक्रूटमेंट करते हैं, अंदर से ही जो लोग होते हैं उनको डिफरेंट मेथड्स के द्वारा, जैसे ट्रांसफ़र था, जैसे प्रमोशन था, या आपका जो रिटेंचमेंट था, कोई भी मेथड्स जो थे हमने यूज़ किए थे अंदर की वैकेंट पोजीशंस को भरने के लिए, बिना किसी विज्ञापन के अंदर से ही हमने ऑर्गेनाइजेशन में जो है लोगों को भर्ती किया था। लेकिन एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में ऐसा नहीं होता, इसमें हमें बाहर से लोगों की भर्ती करना है। तो उसके लिए हम लोगों को इन्फॉर्म करते हैं थ्रू डिफरेंट मेथड्स, और फिर हम उनको मोटिवेट करते हैं कि वो हमारे यहाँ पर एप्लीकेशंस भरें या फॉर्म भरें, जिससे कि हम उनमें से जो बेस्ट कैंडिडेट्स हैं, बेस्ट सूटेबल कैंडिडेट्स हैं, उनका सिलेक्शन कर सकें। तो एक्सटर्नल सोर्सेज में आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के सोर्सेज को यूज़ किया जाता है। द ऑर्गेनाइजेशन हैव मेनी ऑप्शंस ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज फॉर रिक्रूटमेंट एज कम्पेयर टू द इंटरनल सोर्सेज। तो अंदरूनी जो सोर्सेज हैं हमारे, इंटरनल सोर्सेज जो है वो तो 3-4 सोर्सेज ही हैं, जैसे प्रमोशन है, ट्रांसफ़र है, या डिमोशन है, या ले ऑफ है। लेकिन जो एक्सटर्नल सोर्सेज हैं वो बहुत सारे हैं एज कम्पेयर टू इंटरनल सोर्सेज। तो उसका फ़ायदा ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है। द वेरियस एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट आर, तो अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कौन कौन से एक्सटर्नल सोर्सेज हो सकते हैं जिसके फर्म जो है या ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने लिए एम्प्लॉयज़ का सिलेक्शन कर सकती है, जिनके माध्यम से वो रिक्रूटमेंट कर सकती है। तो फर्स्ट जो सोर्स है दैट इज़ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, सीधी भर्ती इसको कहा जाता है, या इसको रिक्रूटमेंट एट फैक्ट्री गेट भी कहा जाता है कई बार। तो दिस इन दिस द वैकेंट पोजीशंस आर डिस्प्लेड एट कॉमन प्लेसेस और एट फैक्ट्री गेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हेन जॉब विद जॉब डिटेल्स, एंड देन दिस इज इजी एंड चीप सोर्स एंड इंटरेस्टेड पर्सन्स या लाइक अनस्किल्ड लेबर्स ऑन डेली वेज बेसिस कैन सीक द जॉब विद दिस मेथड। तो इसमें क्या होता है कि जो खाली जगह होती है, वैकेंट पोजीशंस होती हैं, उसका डिटेल के साथ जो है जानकारी जो है फैक्ट्री गेट के बाहर लगा दी जाती है, और जो उसको पढ़ करके जो भी लेबर है या अनस्किल्ड लेबर भी होते हैं जिनको काम नहीं आता है, वो भी जो है, ये लो लेवल की रिक्रूटमेंट के लिए ज़्यादा सूटेबल होता है, जब हमें लो लेवल के लिए कर्मचारी चाहिए जहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉलेज और उसकी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती है। तो वहाँ से हम जो है फैक्ट्री गेट से रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। वहाँ पर जो भी ज़रूरतमंद लोग होते हैं वो नौकरी के लिए या अप्लाई करने के लिए आते हैं, वहाँ से हम फैक्ट्री गेट से ही उनको जो है उनका भर्ती कर ली जाती है। इसको डेली वेजेस के बेस पर जो जॉब करते हैं, ज़्यादातर अनस्किल्ड लेबर होते हैं, मजदूरी टाइप में जो काम करते हैं, या जिनको हम दिहाड़ी या मजदूरी देते हैं रोज़ के आधार पर, उस तरह के कर्मचारियों की भर्ती इस हिसाब से की जाती है। देन नेक्स्ट जो सोर्स है दैट इज़ कैजुअल कॉलर्स। तो कैजुअल कॉलर्स में क्या होता है, इन दिस मेथड टैलेंटेड एंड एजुकेटेड पीपल सेंड देयर बायोडाटा इन द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो समय समय पर जब भी कोई भी व्यक्ति होता है जो पढ़ा लिखा होता है, जिसके पास कोई क्वालिफिकेशन होती है, एक्सपीरियंस होता है, तो वो बड़ी बड़ी कंपनीज़ में जो है अपना बायोडाटा सेंड कर देता है, भले ही वहाँ पर वैकेंट पोजीशन नहीं है। तो फ्यूचर में जब कभी वैकेंट पोजीशन होती है तो ऐसे कैंडिडेट्स को बुला लिया जाता है, तो उन्हें कैजुअल कॉलर्स कहा जाता है। इवन व्हेन देयर इज नो वैकेंसी इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो जब वैकेंसी नहीं भी है तो भी एप्लीकेशन वो भेज देते हैं अपनी क्वालिफिकेशन, बायोडाटा बना करके पूरा डिटेल्स के साथ। द कंपनी प्रिपेयर अ वेटिंग लिस्ट ऑफ सच कैंडिडेट्स एंड whenever a suitable vacancy arises such candidates are called up by the organization। तो जो कंपनी है इस तरह के जो भी उनके पास एप्लीकेशंस आती रहती हैं टाइम टू टाइम, उनकी जो एक लिस्ट बना लेती है, वेटिंग लिस्ट, और जैसे ही कोई वैकेंसी यहाँ पर अराइज होती है ऑर्गेनाइजेशन में, संगठन में कोई खाली स्थान होता है, तो इन कैंडिडेट्स को जो है बुला लिया जाता है और उनके माध्यम से खाली पोजीशंस को भरने का काम किया जा सकता है। तो ये भी एक जो है
सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है एक्सटर्नल। देन नेक्स्ट सोर्स इज मीडिया एडवर्टाइजिंग। तो अंडर दिस एडवर्टीजमेंट इज मेड इन न्यूज़पेपर्स, टेलीविजन, इंटरनेट, मैगजीन्स, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर्स एंड अदर मास मीडिया फॉर द वैकेंट पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन विद रिक्वायर्ड डिटेल्स एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। तो इस मेथड में क्या करते हैं मीडिया एडवर्टाइजिंग में कि हम जो है विज्ञापन निकालते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं अखबारों में, टेलीविज़न में, या जो भी मास मीडिया है, अलग अलग जो है उनका मीडिया का यूज़ करते हैं ताकि जो इन्फॉर्मेशन है लोगों तक पहुँचे, वो उसे देखें, पढ़ें, और फिर जो इंटरेस्टेड पीपल कैन सी द एडवर्टीजमेंट एंड अप्लाई फॉर द जॉब, और उस माध्यम से वो जो है पढ़ करके डिटेल्स जो भी होता है और वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन भेज सकते हैं। देन नेक्स्ट मेथड जो है सोर्स जो है ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट इज प्लेसमेंट एजेंसीज। तो जो प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं दीज आर द रजिस्टर्ड एजेंसीज जनरली ओपन बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स। तो कोई भी छोटी छोटी एजेंसीज होती हैं जो कि प्राइवेट लोग इनको खोल के रखते हैं, तो वो लोगों को नौकरी, आपने देखा होगा कई बार मार्केट्स में बाहर बोर्ड लगे रहते हैं नौकरियां ही नौकरियां, 8वीं पास, 10वीं पास, 11वीं 12वीं पास, बीए, हर प्रकार की नौकरियां यहाँ आपको उपलब्ध कराई जा सकती हैं। इस तरह से जो प्लेसमेंट एजेंसियां होती हैं वो बेरोजगारों को रोजगार दिलाने का काम करती हैं। तो पीपल रजिस्टर देयर नेम विद दीज एजेंसीज एंड हेल्प देम इन गेटिंग द जॉब्स। तो जो लोग हैं अपना नाम इनके साथ रजिस्टर कराते हैं, जैसे ही कहीं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी होती है तो ये लोग उनको बताते हैं कि वहाँ पर जॉब है और उसको मदद करते हैं रोजगार प्राप्त करने में। देन ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो आस्क देम टू डू द रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड पे देम द फीस फॉर इट। तो कई बार एजेंसीज या ऑर्गेनाइजेशन भी जो होती है ऐसी एजेंसियों को पैसे देती हैं या कि उनके लिए वो रिक्रूटमेंट का काम करें, या जो सूटेबल लोग हैं उनको उनके भर्ती का काम जो है इनको दिया जा सकता है, उसके बदले में ऑर्गेनाइजेशंस इनको जो है जो फीस है बदले में देती हैं। तो इस तरह से प्लेसमेंट एजेंसी जो है वो कमाई करती हैं, कमीशन लेती हैं या फीस लेती हैं और साथ में लोगों को रोजगार देती हैं, और ऑर्गेनाइजेशंस को ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ता, उनको ज़्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ती, इनके थ्रू वो आराम से अपनी जो है खाली पोजीशंस को भरवा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो सोर्स है दैट इज कैंपस रिक्रूटमेंट। Under this, some business organizations visit the educational institutions and professional colleges, universities, technical institutes, campus and organize the job fairs there. तो कई बार क्या होता है आपने देखा होगा जो बड़े बड़े प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, IITIs हैं, या कोई MBA के कॉलेजेस हैं, या आपके मैनेजमेंट के कॉलेजेस हैं, या फिर इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, हर प्रकार के जो बड़े बड़े जहाँ पर प्रोफेशनल कोर्सेज कराए जाते हैं, या नॉर्मल जो यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस होते हैं वहाँ पर भी कई बार जो होता है कंपनियाँ आती हैं, वहाँ पे जॉब फेयर जो होता है, रोजगार मेला जिसे कहा जाता है, उसका आयोजन किया जाता है। एंड दे सर्च फॉर द सुटेबल कैंडिडेट एंड अपॉइंट एंड ऑफर द जॉब टू द टैलेंटेड एंड यंग स्टूडेंट्स जॉब आफ्टर कंप्लीटिंग देयर एजुकेशन और कोर्सेज। तो कई बार वहाँ पर आती हैं कंपनीज कैंपस में और वहाँ पर जो है उनके इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं, उनसे जो है इनके इंटरेस्ट और जो भी रिक्वायरमेंट है जॉब के हिसाब से उनका सिलेक्शन किया जाता है और उन्हें जो है ऑफ़र की जाती है जॉब की, आप अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद या कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप हमारे यहाँ पर कंपनी में आप जॉब कर सकते हैं, आ सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो टैलेंटेड लोग होते हैं, तो इस तरह का जो सोर्स है खासकर कैंपस रिक्रूटमेंट, प्रोफेशनल जो हमारे लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले, उनका यानी कि मिडिल लेवल या टॉप लेवल के जो रिक्रूटमेंट्स होते हैं, मोस्टली खासकर मिडिल लेवल की हम बात करें जहाँ पे मैनेजर्स हमें चाहिए या प्रोफेशनल्स चाहिए, तो वहाँ पर जो है हम इस तरह के सोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बहुत ही आसान और सस्ता साधन है क्योंकि हमें डायरेक्ट कैंपस में जा कर के रिक्रूटमेंट करनी होती है। तो इसे कैंपस रिक्रूटमेंट ही इसका नाम इससे पड़ा है शब्द से कि ये कॉलेज कैंपसेस में जा कर के रिक्रूटमेंट का प्रोसेस किया जाता है। देन नेक्स्ट जो हमारा सोर्स है दैट इज रिकमेंडेशंस, यानी हिंदी में इसको कहते हैं सिफारिश, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो अंडर दिस sometime to fill the vacant post in the organization, the existing employees recommend the name of their relatives, family members, friends, etc. So this source is mostly used for appointing the employees at low level. तो जो recommendations होती है, सिफारिशें जो होती हैं, ये जनरली कई बार क्या होता है कि कंपनीज जो हैं बाहर से जो अलग अलग माध्यमों का एक्सटर्नल सोर्स का यूज़ करने की बजाय वो अपने एम्प्लॉइज़ को कह देती हैं कि हमारे यहाँ पर वैकेंट पोजीशंस हैं, तो अगर आपको यहाँ पर कोई आपकी जान पहचान में इस तरह की क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस का व्यक्ति है तो आप हमें
बता सकते हैं, उन्हें कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर वो जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। तो इस तरह से जो हमारे पुराने कर्मचारी हैं जो ऑलरेडी हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो अपने किसी भी व्यक्ति का नाम है, जो चाहे वो उसका रिश्तेदार हो, चाहे उसके परिवार का सदस्य हो, चाहे वो फ्रेंड हो या कोई और जान पहचान का व्यक्ति हो, अगर वो सूटेबल है उस जॉब के लिए, उसका नाम वो उसके नाम की सिफारिश की जा सकती है उनके द्वारा। तो इस तरीके से रिकमेंडेशन भी एक एक्सटर्नल सोर्स है। तो हम बाहर से लोगों को इसमें भर्ती करते हैं और सिफारिश के माध्यम से करते हैं। दिस सोर्स इज मोस्टली यूज फॉर अपॉइंटिंग एम्प्लॉइज एट लो लेवल। तो इसमें बहुत ज़्यादा कई बार ऐसे लेवल की रिक्रूटमेंट भी हो सकती है जो बहुत ज़्यादा, जिसमें हमें कोई कंपिटेंसी की आवश्यकता नहीं है। तो लो लेवल की जॉब्स हैं, उनके लिए ये मेथड जो है सूटेबल होता है। कई बार बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे भी हम देख सकते हैं कि जब जो है किसी के नाम की सिफारिश की जाती है, जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना है, तो सरकार जो है नाम की सिफारिश करती है कि इनको बनाया जाए, ये जज को बनाया जाए। तो इस तरह से सिफारिश जो है बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे भी होती है और बहुत ज़्यादा लो लेवल पे भी होती है। तो सिफारिश भी एक मेथड होता है एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट का। देन नेक्स्ट जो मेथड है दैट इज लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। तो रिक्रूटमेंट थ्रू लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स में क्या होता है, दीज कॉन्ट्रैक्टर्स प्रोवाइड लेबर फोर्स टू द कंपनीज whenever needed and they are link between the company and the labor। तो कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं, जिसको हम हिंदी में नॉर्मल भाषा में ठेकेदार कह देते हैं, तो ये जो ठेकेदार होते हैं, ये जो है कंपनीज को जो बहुत ज़्यादा मात्रा में कर्मचारियों की ज़रूरत होती है, मजदूरों की आवश्यकता होती है, लेबर फोर्स की आवश्यकता होती है, तो ये लोग एक लिंक का काम करते हैं, यानी कड़ी का काम करते हैं कॉन्ट्रैक्ट मजदूरों और कंपनी के बीच में। तो डायरेक्टली ना तो कंपनी वर्कर से बात करती है, ना वर्कर कंपनी से बात करती है। तो ये मीडिया है, एक माध्यम है जिसके माध्यम से ये जो वर्कर्स हैं इनको लगाया जाता है कंपनी में, और सारी जिम्मेदारी लेबर कॉन्ट्रैक्टर की होती है, वर्कर्स की। और इसी तरीके से वर्कर्स को जो भी वेजेस वगैरह दिए जाते हैं कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा दिए जाते हैं, ना कि कंपनी डायरेक्ट उनको पे करती है। तो इस तरीके से ये एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स भी इन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो दिस मेथड इज जनरली यूज्ड इन रोड कंस्ट्रक्शंस एंड वेयर फिजिकल लेबर इज रिक्वायर्ड। तो जहाँ पर फिजिकल वर्क करना होता है, जैसे बहुत सारे वर्कर्स की हमें ज़रूरत होती है, तो उनके लिए, और उसमें हमें उनसे कोई बहुत ज़्यादा वैसा काम नहीं कराना, हमें उन्हें मजदूरी करानी है, फिजिकल वर्क कराना है, उसके लिए हमें कोई बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लोगों की आवश्यकता नहीं है। तो सिर्फ हमें फिजिकल वर्क करवाना है, मजदूरी करवानी है उनसे। तो जैसे कि कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया, सड़कें बनाने का, पुल बनाने का, या डैम बनाने का, या बिल्डिंग्स बनाने का। तो इस तरह से कोई भी जहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में लेबर फोर्स की आवश्यकता होती है, साफ सफाई करवानी है हमें बड़े एरिया में, तो ऐसे में हमें बहुत सारे जो है कोई टैलेंट या किसी पर्टिकुलर स्किल्स की आवश्यकता नहीं है। तो हम यहाँ पर लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू जो है बड़ी मात्रा में मजदूरों की भर्ती कर सकते हैं, जिससे कि हमारा काम भी हो जाएगा और वो अपने आप जो है उनको लुक आफ्टर करेगा, उनका देखभाल करेगा, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं जो भी है, तो एक जो माध्यम है कड़ी के रूप में ये लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं। तो ये भी एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। देन नेक्स्ट जो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है दैट इज वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग, nowadays internet has become a very popular source of recruitment. There are so many websites like www.naukri.com and www.jobstreets.com etc., where interested person can read the details about the job, salary, qualification, experience required etc., and can also apply online for the job। तो आजकल इंटरनेट के माध्यम से भी जो है बहुत सारा एक पॉपुलर माध्यम बन गया है, जहाँ से हम जो है विज्ञापन कर सकते हैं, अपने रिक्रूटमेंट के लिए कंपनियां कर सकती हैं, और वहाँ पर जो जॉब सीकर्स हैं जिनको नौकरी की आवश्यकता है, वो वहाँ पर जाकर के नेट पर, वेबसाइट्स पर जो है देख सकते हैं खाली जो वैकेंट पोजीशंस हैं उनके बारे में, वैकेंसीज के बारे में, और उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। आप घर बैठे उसमें फॉर्म भी भर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। कंपनीज घर बैठे ही, आपको भी कहीं जाने की जरूरत नहीं, कंपनीज को भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इंटरनेट के माध्यम से आसानी से आप जो है रिक्रूटमेंट किया जा सकता है। देन नेक्स्ट जो है एक्सटर्नल सोर्स दैट इज जॉब कंसल्टेंट्स या मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स भी इन्हें कहा जा सकता है। These are experts whose services can be hired by companies to recruit the persons at high and middle level management। तो जनरली क्या होता है, ये एक्सपर्ट एजेंसीज होती हैं, जो कंसल्टेंट्स होती हैं, सलाहकार होती हैं, जो कि हमें या कंपनीज को जो है जो सूटेबल पर्सन्स होते हैं, किस तरह के लोग हमें चाहिए उसके हिसाब से जो है हमारी हेल्प करते हैं रिक्रूटमेंट करने में, और दे आर ऑल्सो इन contact with the suitable candidates and match the needs of the companies by providing them candidates that fulfill the requirements।
तो ये एक तरह से इनके पास जो है डाटा होता है, सूटेबल कैंडिडेट्स का भी होता है। जो लोग होते हैं जिनको रोज़गार की आवश्यकता है या जॉब चेंज करना चाहते हैं, तो वो अपना डाटा जो है बायोडाटा इनके पास जमा कराते हैं। इसी तरह से कंपनीज जिनको अच्छे और टॉप लेवल के लिए जो है अच्छे मैनेजमेंट या स्किल्ड पर्सन, एक्सपीरियंस पर्सन की ज़रूरत है, वो इनके थ्रू जो है रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। जॉब कंसल्टेंट्स के माध्यम से वो इन्हें सलाह दे सकते हैं और अच्छे कैंडिडेट्स जो है वो इनको उपलब्ध करवा सकते हैं, जिससे कि आसानी से ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस को किया जा सकता है और इसमें बहुत ज़्यादा भी जो है खर्च नहीं आता। जैसे विज्ञापन वगैरह करवाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, उसमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, जबकि इसमें इतना ज़्यादा खर्च नहीं होता। एक मामूली फीस जो है वो अपनी या कमीशन जो है जॉब कंसल्टेंट्स लेते हैं और एक्सटर्नल सोर्स के माध्यम से कंपनियां आसानी से रिक्रूटमेंट का प्रोसेस फॉलो कर सकती हैं। तो अभी हमने देखा कि कौन कौन से एक्सटर्नल सोर्सेज हैं रिक्रूटमेंट के, जिनके माध्यम से जो है वैकेंट पोजीशंस को भरा जा सकता है, रिक्रूटमेंट की जा सकती है। तो कोई भी जो है सोर्स यूज़ किया जा सकता है जो भी कंपनी को सूटेबल लगता है, या एक साथ कई सोर्सेज का भी कंपनी जो है कुछ प्रयोग कर सकती है। सूटेबल किस तरह का काम है, किस तरह की जॉब है, किस तरह का एक्सपीरियंस या नॉलेज चाहिए होगी इस काम को करने के लिए, उस पर डिपेंड करता है कि हम कौन से सोर्स का यूज़ कर रहे हैं, या कंपनी कितना पैसा उस पर लगाना चाहती है। कई बार कम पैसे होते हैं तो वो कोई बड़े बड़े एक्सपेंसेस नहीं करना चाहेगी कंपनी। तो इस तरीके से बहुत सारे कंडीशंस होते हैं जिसके आधार पर जो है वो डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा सोर्स यूज़ करना चाहिए। तो बहुत सारे ऑप्शंस जो है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में अवेलेबल होते हैं। तो आइए जानते हैं कि इसके फायदे क्या होते हैं। तो एडवांटेजेस ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होंगे। इट हेल्प्स इन गेटिंग द न्यू एंड टैलेंटेड पर्सन्स दैट ब्रिंग न्यू एंड मॉडर्न आइडियाज इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो जब हम एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट से भर्ती करते हैं तो वहाँ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में यंग और टैलेंटेड ब्लड आता है, जो अपने साथ नए विचार, नए आइडियाज़ और नया जोश लेकर के आता है। तो जो संगठन के काम करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो जैसे आप कोई भी हम कोर्स करते हैं, कुछ पढ़ते हैं, तो वो थोड़े समय के बाद पुराना हो जाता है। उसके बाद नए तरीके आ जाते हैं, नई टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं। तो उनको नई चीज़ों को जो है नए जो स्टूडेंट्स हैं या नए बच्चे हैं वो उसको सीख के आते हैं, और फिर वो जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हैं तो ऑटोमेटिकली उस ऑर्गेनाइजेशन में एक नई टेक्नोलॉजी या एक ट्रेंड जो प्रॉपर जो सीखे हुए लोग हैं वो उनको आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। और जब नए लोग भर्ती होते हैं उसमें उनके अपने नए विचारधाराएं होती हैं, नई टेक्नोलॉजीज या नए आइडियाज़ जो होते हैं इनके पास, वो संगठन में बहुत काम आते हैं। Then next advantage is helps in increasing the competition between the old and new employees, and old employees also get motivated to work better. तो जब बाहर से नए कर्मचारी आते हैं और वो यंग होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, उनमें कुछ कर दिखाने का जज्बा होता है, तो जो पुराने कर्मचारी होते हैं जिनके अंदर अब जो है वो फीलिंग, कंपटीशन की भावना खत्म हो चुकी है और अब वो सिर्फ जॉब कर रहे हैं ताकि वो पैसे कमा सकें, उनके अंदर कुछ नया करने की कुछ जोश जो है वो नहीं होता है। लेकिन जब वो नए कर्मचारियों को देखते हैं बाहर से जो रिक्रूट किए गए हैं, उनके साथ उनके मन में भी कंपटीशन की भावना आती है, वो भी मोटिवेट होते हैं कि हम भी इनकी तरह से काम कर सकते हैं, हम भी इनसे बेहतर बन सकते हैं या इनके बराबर हम काम करके दिखा सकते हैं। तो इससे एक अच्छा हेल्दी कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन में बनता है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। देन इट हेल्प्स इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ द यंग पीपल। तो जब हम बाहर से एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट का यूज़ करते हैं तो जो हमारे और जो बेरोज़गार लोग हैं हमारे देश के, उनको रोज़गार मिलता है। और जो 100% रिक्रूटमेंट कभी भी हम जो है इंटरनल सोर्स से नहीं कर सकते हैं। तो हमें ये फ़ायदा होता है कि हम बाहर से जो रिक्रूटमेंट करते हैं तो 100% जो वैकेंसीज़ हैं उनको भरा जा सकता है एक्सटर्नल सोर्सेज से, और जो बेरोज़गार लोग हैं उनको भी रोज़गार मिल गया। तो एक तरह से आपका सोशल वर्क भी हो गया, जो हमारा एक सोशल ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का, और समाज सेवा एक तरह से आपकी हो गई, आपने लोगों को रोज़गार दिया और दूसरा लोगों को जो काम मिलता है, इससे उनकी समस्या जो है वो बेरोज़गारी की ख़त्म हो जाती है। Then company get wider choice of selecting suitable candidates as recruitment process is hard nowadays. तो जब हम आजकल की अगर हम बात करते हैं तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी धीरे धीरे चेंज होता रहता है, क्योंकि जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजीज आते हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है, उसी तरीके से जो सिलेक्शन प्रोसीजर है या रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है वो भी डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। तो आसानी से आजकल जॉब भी जो है नहीं मिलती। तो ज़्यादा लोगों में से हमें चुनने का अवसर मिलता है, तो कंपनी को जो है बहुत सारी चॉइस मिलती है यहाँ पर
कि रिक्रूटमेंट जो है हम अच्छे लोगों की, टैलेंटेड लोगों की कर सकें और हमारे पास बहुत सारा जो है लोग अवेलेबल हों जिनमें से हम अपनी इच्छा अनुसार उनको ले सकें, जॉब पे रख सकें, छांट सकें। Then next advantage is it reduces the chances of favorism in the organization. फेवरिज्म होता है जैसे कि एक तरह से पक्षपात कह सकते हैं हम इसको, कि जो भाई भतीजावाद कहा जा सकता है, कि जो ऑर्गेनाइजेशन में जो पुराने काम करने वाले लोग हैं तो उनका ज़्यादातर ध्यान जो है वो चमचागिरी में रहता है, या ग्रुपिज्म हो जाता है, वहाँ पर ग्रुप्स बढ़ जाते हैं। तो अपने जो जान पहचान वाले हैं, अपने फ्रेंड सर्कल है, उनको फ़ायदा पहुंचाने के ज़्यादा जोर होता है बजाय कि हम संगठन को फ़ायदा पहुंचाएं। तो ये जब हम बाहर से लोगों को भर्ती करते हैं तो उसमें फेवरिज्म की संभावना बहुत कम हो जाती है, क्योंकि जो नए लोग आते हैं वो अपने टैलेंट के आधार पर अपनी जो काबिलियत है उसके आधार पर वो सिलेक्ट होके आते हैं, ना कि किसी पक्षपात के कारण जो है उनको जो पोस्ट मिलती है, जॉब मिलती है या प्रमोशंस मिलते हैं वो अच्छे से काम करते हैं। और उससे वजह से जो ये संभावनाएं होती हैं पक्षपात की या जो किसी को फेवर करने की, ये चीज़ें यहाँ पर एक्सटर्नल सोर्सेज के कारण कम हो जाती हैं। The next advantage is it is suitable for both new and old organizations. तो क्योंकि नया ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसमें इंटरनल सोर्सेज की कोई संभावना नहीं होती, क्योंकि वो अभी नया नया ही खुला है, तो हमें 100% जो रिक्रूटमेंट है वो एक्सटर्नल सोर्सेज से करनी पड़ती है। उसके लिए तो फ़ायदेमंद है ही, साथ ही ओल्ड ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी ये एक्सटर्नल सोर्सेज फ़ायदेमंद होते हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया कि 100% रिक्रूटमेंट जो है कभी भी हम इंटरनल सोर्सेज से नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप एक आदमी को प्रमोशन देते हैं नेक्स्ट हायर पोजीशन पे, तो उससे पिछले वाली पोस्ट पे जिस पे वो पहले काम करता था वो वैकेंट हो जाएगी। अगर आप उससे नीचे वाले को प्रमोट करके उसकी पोजीशन पे ला देते हैं तो फिर वो दूसरे वाले व्यक्ति की पोजीशन खाली हो जाएगी। तो इस तरीके से वैकेंसी बनती ही रहेगी। 100% जो है हम जो वैकेंट पोजीशंस को इंटरनल सोर्सेज से नहीं भर सकते। तो ये जो एक्सटर्नल सोर्स है ये दोनों के लिए फ़ायदेमंद है, न्यू ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनाइजेशंस। देन नेक्स्ट एडवांटेज इज इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो जब नया टैलेंटेड ब्लड आता है तो कंपटीशन की भावना बढ़ती है, तो संगठन जो है अपने अच्छे से काम करता है, तो उससे बिजनेस का विकास होता है। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डेवलपमेंट करती है, हम अपने बिजनेस को किसी भी लेवल तक बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसमें वैकेंसीज जो है साथ साथ भरी जाती हैं एक्सटर्नल सोर्सेज के द्वारा। तो इसमें जितने कर्मचारी होते हैं 100% स्ट्रेंथ के साथ वो काम करते हैं और इससे बिजनेस को भी फायदा मिलता है। तो दीज वर द एडवांटेजेस ऑफ external sources of recruitment. Now we will discuss the disadvantages of external sources of recruitment. Okay, now we will discuss the disadvantages of external sources of recruitment. तो फर्स्ट डिसएडवांटेज क्या है? रिक्रूटमेंट थ्रू एक्सटर्नल सोर्सेज इज लेंदी प्रोसेस। तो जब हम एक्सटर्नल सोर्सेज से रिक्रूटमेंट करते हैं तो उसके लिए पहले हमें प्रॉपर जो है एक विज्ञापन तैयार करना पड़ता है, फिर हमें इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचानी होती है, डिफरेंट सोर्सेज का हम यूज़ करते हैं, तो इसे बहुत टाइम लगता है। तो एक लेंदी प्रोसेस होता है। अगर हम इंटरनल सोर्स से कंपेयर करें इसको, तो इसमें ज़्यादा टाइम लगता है एज कम्पेयर टू द इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। सेकेंड डिसएडवांटेज इज इट इज़ कॉस्टली प्रोसेस। तो ये कॉस्टली प्रोसेस है, क्योंकि इसमें जो आपने रिक्रूटमेंट करनी है तो आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए एडवर्टीजमेंट पे बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, या डिफरेंट टाइप के टेस्ट और इंटरव्यूज़ जो बाद में होंगे उसके लिए भी बहुत पैसा आपको खर्च करना पड़ता है। तो इस तरीके से जो सभी जो मोड होते हैं वो मोस्टली पेड होते हैं, या आप कहीं कमीशन दे रहे हैं, या कहीं आप फीस दे रहे हैं, कहीं आप विज्ञापन तैयार करवा रहे हैं, या आप उसको नेट पे डलवा रहे हैं, या अखबारों में प्रिंट करा रहे हैं, तो सबके लिए आपको पेमेंट करनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं ये एक costly process है as compared to the internal source of recruitment. Then next disadvantage is there can be chances of selecting wrong persons that can be harmful for the organization. तो कई बार जो इंटरनल सोर्सेज हम रिक्रूटमेंट करते हैं तो हमें पता होता है कि ये कौन है, किस तरह का व्यक्ति है, उसके नेचर के वाइज, या वो कितना ईमानदार है, जो भी है उसके बारे में हमें पहले से पूरी जानकारी होती है। तो जब हम उन्हें ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देते हैं, प्रमोशन करते हैं, तो वो पूरा विश्वास हमारा उसके ऊपर होता है। लेकिन एक्सटर्नल सोर्सेज में चाहे हम कितनी भी सावधानी बरतें, इसके पूरे चांसेस रहते हैं कि कई बार हम गलत व्यक्ति का चुनाव कर सकते हैं, किसी भी कारण से हो सकता है उसका चुनाव, और इससे हमारे संगठन को नुकसान पहुंच सकता है। वो किसी तरह का फ्रॉड, कोई चीटिंग, या किसी तरह के हमारे बिजनेस सीक्रेट लीक कर सकता है। तो हमें उसके बारे में, नए आदमी के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता, जैसा कि हमें पुराने व्यक्तियों के, अपने पुराने एम्प्लॉइज़ के बारे में पता होता है। तो ये किसका डिसएडवांटेज है एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट का।
Then next disadvantage is old employees of the organization are demotivated as they do not get chances of promotion and other opportunities of career advancements. तो अगर हम एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का यूज़ करते हैं तो जो हमारे पुराने एम्प्लॉयज़ होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के उनका मनोबल गिर जाता है। उन्हें लगता है कि हम जितना मर्जी काम कर लें हमें जो है आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा, क्योंकि बाहर से भर्ती किए जा रहे हैं, जो भी टैलेंटेड लोग हैं उनको भर्ती किया जा रहा है और हमने इतने साल से यहाँ पर सर्व किया है ऑर्गेनाइजेशन में, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। तो इससे उनका मनोबल गिर जाता है, उन्हें प्रमोशन के चांसेस नहीं मिलते, उन्हें आगे बढ़ने का जो कैरियर एडवांसमेंट्स हैं उसका मौका नहीं मिल पाता, क्योंकि जो खाली पोजीशंस हैं उनको बाहर से भर लिया जाता है और उन्हें आगे बढ़ने का मौका उनके हाथ से छिन जाता है। तो इससे उनका मनोबल गिरता है, जो कि बिजनेस के लिए एक अच्छी बात नहीं है। Then next disadvantage is it increases the labor turnover, as whenever new or old employees get better opportunities, they leave the job and organization has to again go through the same process to fill the vacant positions. तो कई बार क्या होता है कि जब हम एक्सटर्नल सोर्सेज का ज़्यादा यूज़ करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, बाहर से लोगों को ज़्यादा भर्ती करते हैं, तो जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि पुराने एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो डिमोटिवेट होते हैं, उनका मनोबल गिर जाता है, उन्हें लगता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में मेरा कोई भविष्य नहीं है, मुझे यहाँ पर कोई भी आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। और हर व्यक्ति चाहता है कि उसे आगे बढ़ने का मौका मिले, उसे ज़्यादा सैलरी मिले, ज़्यादा उसका स्टेटस बढ़े, वो अपना कुछ नाम कर सके। लेकिन अगर हम एक्सटर्नल सोर्सेज का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो चाहे कोई आदमी कितना भी मेहनत से काम कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन उसको आगे बढ़ने का मौका मिल ही नहीं पा रहा, क्योंकि खाली पोस्ट को हम बाहर से ही भरे जा रहे हैं और उनको आगे बढ़ने इंटरनल सोर्सेज का हम यूज़ नहीं कर रहे हैं या बहुत कम कर रहे हैं। तो इससे वो क्या कर सकते हैं, वो जॉब को छोड़ करके किसी अच्छी दूसरी कंपनी में जा सकते हैं, जहाँ उनकी जो मेहनत है या जो उनको पहचान मिले, उनको आगे बढ़ने का मौका मिले। और ये सेम चीज़ जो है वो पूरा न्यू एम्प्लॉयज़ में भी हो सकती है। तो कई बार क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो या लोग जो होते हैं टाइम बीइंग के लिए जो है किसी कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं, और जब उन्हें कोई अच्छी जॉब मिलती है, ऑफर होती है, तो वो उस कंपनी को छोड़कर चले जाते हैं और दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर लेते हैं, जहाँ उन्हें ज़्यादा पैसे, ज़्यादा सुविधाएं और ये सब मिलते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो हमने इतना मेहनत की है रिक्रूटमेंट में, लोगों को भर्ती करने में एक्सटर्नल सोर्सेज के माध्यम से, वो हमें दोबारा करनी पड़ती है, क्योंकि फिर से खाली पोजीशंस हो जाती हैं, वैकेंट हो जाती हैं जगह, और फिर हमें उसे भरने के लिए दोबारा से जो है प्रोसेस स्टाफिंग का फॉलो करना पड़ता है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ये सब चीज़ें दोबारा से करनी पड़ती हैं, जिससे बहुत सारा पैसा और टाइम वेस्ट होता है। तो कुल मिलाकर के हमने दोनों सोर्सेज के बारे में पढ़ा, इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट एज वेल एज एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। दोनों के अपने फायदे और कुछ नुकसान हैं, लेकिन दोनों ही सोर्सेज का यूज़ जो है ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं। डिपेंड करता है कि हम किस पोजीशन के लिए या किस पोस्ट के लिए जो है हम रिक्रूटमेंट करना चाहते हैं, कंपनी की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो कैसी है, क्या वो ह्यूज एक्सपेंसेस कर सकती है एडवर्टीजमेंट्स वगैरह पे, और किस लेवल के लिए हमें रिक्रूटमेंट करनी है, टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल। तो बहुत सारे फैक्टर्स जो होते हैं अफेक्ट करते हैं हम कौन से सोर्स का यूज़ करें रिक्रूटमेंट के लिए। तो सभी के अपने फ़ायदे और नुकसान हैं, लेकिन फिर भी दोनों ही मेथड्स जो है, दोनों ही सोर्सेज का यूज़ कंपनियां करती हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे and I hope you have liked this lecture very much, and don't forget to like, share this video and subscribe this channel. Thank you.